तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या चैप्टर 2 का नाम क्या है सॉल्यूशन। इसका नाम क्या है सॉल्यूशन। तो बच्चों आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्या सॉल्युबिलिटी। तो देखिए सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in per unit volume। क्या होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in per unit of volume। इसको क्या बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। एक चीज और यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि जब हम कभी भी बात सॉल्युबिलिटी करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि वहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर हमेशा फिक्स है। जब भी हम बात किसी करेंगे सॉल्युबिलिटी की तो हम ये मान के चलेंगे कि हमेशा वहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा फिक्स होगा। और सॉल्युबिलिटी का मतलब ये हो गया कि हम उसको सैचुरेट तक पहुँचाएंगे। सर क्या होता है मतलब सैचुरेट का मतलब होता है सैचुरेट का मतलब होता है that stage of a solution where no more solute can be dissolved। देखिए क्या मतलब सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। मतलब एक निश्चित वॉल्यूम में हम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं तो क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। जब कभी भी हम बात सॉल्युबिलिटी करेंगे तो ये बात ध्यान रखेंगे कि उसका टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा फिक्स होगा, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर के बदलने से सॉल्युबिलिटी बदलती है। कैसे अभी हम देखेंगे। एक चीज़ और सॉल्युबिलिटी की गणना हम करते हैं सैचुरेट में। सैचुरेट में का मतलब होता है कि बिना टेम्परेचर और प्रेशर में फर्क लाए वो स्टेज की सोल्यूशन की जहाँ पर कोई भी सॉल्यूट और ना घोला जा सके। जैसे कि सपोज करिए कि मैं ये बोलूँ कि 100 ग्राम में 100 ml पानी में 5 ग्राम चीनी घुल जाता है। 5 ग्राम चीनी क्या करता है इस 100 ml पानी को सैचुरेट कर देता है। इसका मतलब ये है कि इस 100 ml के पानी में आप 5 ग्राम ही चीनी घोल पाएंगे, 5.1 ग्राम चीनी आप नहीं घोल पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर 100 ml पानी में 5 ग्राम शुगर मिलाने से अगर ये सोल्यूशन सैचुरेट हो जा रहा है, इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है क्या है 5 ग्राम पर 0.1 लीटर। ठीक है, यानी कि सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या होता है ग्राम पर। ठीक है, अगर कहीं ग्राम में नहीं कहीं मोल्स में दिया है तो क्या हो जाएगा क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, और एक और होता है उसको भी बताएंगे हम बाद में, या नोट कर लीजिए। और होता है जीटा गैस। अगर गैस के टर्म में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन। 3 यूनिट्स होते हैं सॉल्युबिलिटी की, ग्राम पर लीटर, मोल्स पर लीटर, जीटा। तो अगर सपोज करिए कि 1 लीटर पानी में अगर 50 ग्राम चीनी घुल रहा है तो मतलब इस पानी की जो सॉल्युबिलिटी है फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे कितनी है 50 ग्राम पर लीटर। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आई सबको। चलिए अब हम बात करते हैं फैक्टर जिस पे क्या होता है आपका जिस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। देखिए अब हम बात करेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है। मतलब फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी। पहला होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट क्या मतलब है इसका। तो ये सपोज करिए कि हम 2 चीज़ लेके चल रहे हैं। जैसे हमने मिलाया पानी और क्या अल्कोहल, और हमने क्या मिलाया
H2O और CCl। हमें दो चीज़ें मिलाई, क्या मिलाया हमने? पानी और अल्कोहल, और पानी और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दो चीज़ें मिलाई। अब देखिए, जो पहला फैक्टर जिस सॉलिड डिपेंड करती है वो होता है नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट क्या है, इस बात को याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। पोलर पोलर में हाई से घूमता है, नॉन पोलर नॉन पोलर। मतलब कि पोलर पोलर अगर आप मिलाएंगे तो इसकी सॉलिडिटी अधिक होगी, अगर आप पोलर नॉन पोलर मिलाएंगे तो उसकी सॉलिडिटी कम होगी। अब देखिए, जैसे कि इसकी बात मैं करूँ तो यहाँ पे पानी भी पोलर है और अल्कोहल पोलर है, मतलब इसकी सॉलिडिटी ज़्यादा होगी। यह पानी तो पोलर है लेकिन CCl को क्या है? नॉन पोलर है, मतलब इसकी सॉलिडिटी कम है। क्लियर है? तो जो सॉलिडिटी होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट पे। पोलर पोलर आसानी से बोलेगा, नॉन पोलर पोलर करेगा। अब ये करते हैं कि पोलर नॉन पोलर का मतलब क्या होता है? याद रखिए, पोलर का मतलब होता है कि जहाँ पर पार्शियल चार्ज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हल्का सा O हमेशा नेगेटिव रहेगा और H हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे O H हल्का सा पार्शियल नेगेटिव रहेगा और ये हिस्सा मतलब ये H हमेशा पार्शियल पॉजिटिव रहेगा और ये हिस्सा हमेशा क्या रहेगा? पार्शियल नेगेटिव। इसको बोलेंगे पोलर। लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? न्यूट्रल। इसमें कोई भी चार्ज प्लस माइनस का नहीं है। ये बात क्लियर है सबको? यहाँ तक से कोई दिक्कत? अगला जो फैक्टर आता है बच्चों वो आता है टेम्परेचर। दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है, अब तक आप लोग ये पढ़ते आए होंगे कि टेम्परेचर बढ़ने पर सॉलिडिटी बढ़ती है। अब तक आप लोग ये पढ़ते आए होंगे कि टेम्परेचर बढ़ने पर सॉलिडिटी क्या होती है? बढ़ती है। इसका मतलब क्या? पहले मैं आपको समझाऊँ डिटेल में, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, हुआ क्या होता है कि सॉलिडिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों कि सपोज करिए H2O क्या है? ये H2O पानी है, ठीक है। इसमें क्या होंगे? पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, यही तो होगा। क्या होगा इसमें क्या होगा? पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये पानी के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? गैप होगा। वो पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? गैप होता है। इसमें से उनका शेप क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। अब आपने क्या किया कि चीनी को डाला, चीनी के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या करेंगे? इस मॉलिक्यूल में जाकर बैठ जाएंगे। ये सॉलिडिटी कहानी है। इसे बोलते हैं कि क्या चीनी क्या हो गया? पानी में घुल गया। घुला क्या है? वो मॉलिक्यूल H2O में जो स्पेस जो था उसमें क्या हो गया? जाके बैठ गया है। यही जब स्पेस पूरी तरह से फिल हो जाता है, जब बिल्कुल कोई स्पेस बचता ही नहीं जहाँ पे चीनी जाके बैठ सके, उसी स्टेज को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हुआ यहाँ तक कॉन्सेप्ट? अब हमने क्या किया कि इसको हमने गर्म करना स्टार्ट किया। याद रखिए, जब कभी भी मॉलिक्यूल में हीट बढ़ता है, जब मॉलिक्यूल हीट का मतलब क्या दे रहे हैं आप? मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे रहे हैं। जब कभी भी मॉलिक्यूल को आप एनर्जी देंगे तो क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब कभी भी आप मॉलिक्यूल्स को हीट देंगे या एनर्जी देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। अब जब आपने हीट दिया तो मॉलिक्यूल्स की रफ्तार क्या होगी? बढ़ गई। जब मॉलिक्यूल्स की रफ्तार बढ़ेगी तो उनके बीच में कुछ स्पेस डेवलप होगा, ठीक है भाई? समझिए फिर से, जैसे यहाँ पे क्या था? समझ लीजिए इक्विलिब्रियम फील्ड है, इसमें चीनी और पानी के दोनों मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब इंटर मॉलिक्यूल कोई स्पेस नहीं बचा है। अब क्या होगा? आपने नीचे फीड दिया तो ये क्या होगा? धीरे धीरे अपनी जगह से क्या होगा? और नीचे मूव करेगा। जब मूव करेगा तो ये थोड़ा बहुत स्पेस और क्रिएट करेगा। बात समझ में आ रही है? तब आप इसमें क्या करेंगे? चीनी को और घोल पाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ मतलब ये हो रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ेगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट क्या हुआ था? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ये एक जनरल फिनोमेना है। ये क्या है? एक जनरल फिनोमेना है, ठीक है। लेकिन अब हम जो फर्स्ट ईयर में है तो हम इसमें थोड़ा सा और इसको प्यूरिफाई करेंगे। देखिए, ये तो सही बात है, ऐसा है, लेकिन केवल चीनी और पानी की बात हो नहीं रही है। यहाँ तो बात सोल्यूशन की हो रही है और सोल्यूशन में कुछ भी हो सकता है। सपोज करिए कि आपने सल्यूट और सॉल्वेंट लिया और उसको मिलाने के बाद जो रिएक्शन हो रहा है वो हो रहा है एंडोथर्मल। और आपने एक और लिया सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसको मिलाने के बाद क्या हो रहा है? एंडोथर्मल। बताइए एंडोथर्मल का मतलब क्या होता है? हीट देना पड़ेगा। हीट देना पड़ेगा, हीट तो देना पड़ेगा। याद रखिए, अगर आपका सोल्यूशन एंडोथर्मिक है, उस कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉलिडिटी बढ़ेगी।
अगर एंडोथर्मिक और अगर सोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्यूट मिलेगा। ये केस मैं आपको समझा रहा हूँ अभी जस्ट, ठीक है। चीन वाला क्यों था? क्योंकि उसके पास हीट की पहले कमी थी। आप हीट देने का मतलब उसकी एनर्जी में क्या कर रहे हैं, आप बढ़ोतरी कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि एक्सोथर्मिक तो पहले से उसके पास हीट ज़्यादा है, इतनी वाला हीट है, वो पहले से हीट निकाल रहा है अपने अंदर से, आप उसको और हीट दिए जा रहे हैं, तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी घट, समझ में आ रहा है भाई? पहली बात वो हमसे हीट निकाल रहा है, आप उसमें से और ऊपर से हीट दिए जा रहे हैं, तो क्या होगा? उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? घटेगी। तो यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है? घटती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट करना। यहाँ तक क्लियर है चीजें? अब अगला हम टर्म पढ़ेंगे प्रेशर। अगला हम टर्म पढ़ेंगे प्रेशर। देखिए, प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड के सॉल्यूट पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब जैसे आप चीनी ले लीजिए, नमक ले लीजिए, ग्लिसरीन ले लीजिए, मतलब कि अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड या लिक्विड है तो उस पर प्रेशर का कोई असर नहीं है। प्रेशर का असर तभी पड़ेगा जब आपका सॉल्यूट क्या हो? गैस। क्लियर हुआ? सॉल्यूट का असर तभी पड़ेगा, मतलब प्रेशर का असर तभी पड़ेगा जब गैस पर क्या है? सॉल्यूट। ये बात क्लियर है? आप देखिए, ये बात क्लियर समझ में आ रही है यहाँ तक? अब देखिए, अब हम क्या याद रखें कि सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर और कोई असर नहीं पड़ता है। प्रेशर का असर तब पड़ेगा जब आपका सॉल्यूट क्या हो? गैस हो। जैसे कि आपको पानी में ऑक्सीजन मिलाना हो, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना हो, इस कंडीशन में। यहाँ तक डिपेंड, यहाँ तक किसी दिक्कत? अब देखिए, यहाँ इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, मतलब गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि प्रेशर जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब सपोज करिए कि देखिए, अब एक मैं स्टूडेंट लिखता हूँ, लिखिएगा मत, बस स्टूडेंट समझिए। सॉल्युबिलिटी of a gas is directly proportional to the partial pressure of gas above the surface. इसमें बस नोट करिए क्या है ये? Solubility of a gas is directly proportional to partial pressure of gas above the liquid surface. Above the liquid surface. और इसी को बच्चों कहा गया हेनरी लॉ। इसे वो कहा गया बच्चों हेनरी लॉ। और देखिए मैं बताऊँ, ठीक है? इससे पहले आप स्टेटमेंट लिख लीजिए कि द सॉलिडिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस अबव द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे केवल प्रेशर टर्म यूज होता, पार्शियल नहीं होता, इसका मतलब केवल एक ही गैस को बोल रहे हैं। लेकिन जब हम सॉल्वेंट में एक से अधिक गैसों को बोलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? पार्शियल। इसे को क्या बोलते हैं हम? हेनरीज लॉ। इसको नोट कर लीजिए। और इस नीचे एक चीज और नोट कर लीजिए, ये partial pressure is directly proportional to zeta gas into liquid. Zeta मतलब mole fraction of gas. Partial pressure directly proportional to zeta gas mole fraction of gas in liquid. Mole fraction of gas in ये बात की तरह यहाँ तक फिर कोई दिक्कत? देखिए अब यहाँ दो मतलब देखिए, फिर से रिवाइज करते हैं। किस बात को फैक्टर पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट पोलर है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। पोलर नॉन पोलर है, पोलर और नॉन पोलर है तो नहीं होगी।
याद रखिए हमेशा लाइक को डिजॉल्व करता है, पोलर को डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिजॉल्व नहीं करता। तो हमेशा लाइक को डिजॉल्व करता है, पहली चीज़ याद रखिए। दूसरी चीज़ क्या है, टेम्परेचर। अभी तक आप ये जानते थे कि टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉलिडिटी बढ़ती है, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये भी जानिए कि 99% केस में ऐसा होगा कि जब आप क्या करेंगे, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर सॉलिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन याद रखिएगा अगर एंडोथर्मिक है, ठीक है, अगर वो सोल्यूशन अगर एंडोथर्मिक टाइप का है तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर आपका सोल्यूशन एक्सोथर्मिक टाइप का है तो वहाँ पर सॉलिडिटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रेशर पे। तो सॉलिड और गैस के सॉलिड पर कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेशर का। फर्क कब पड़ता है, जब सॉलिड क्या हो आपका गैस है। कैसे फर्क पड़ता है, जो सॉलिडिटी ऑफ गैस है वो पार्शियल प्रेशर के ऊपर डायरेक्टली हो, यानी कि जितना ज़्यादा उस गैस का प्रेशर होगा उतने ज़्यादा वो ज़्यादा सॉलिड होगा। सिंपल सी बात है कि जब भाई प्रेशर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो मतलब उसको क्या होगा, गैस ज़्यादा घुलेगी, ज़्यादा मिक्सअप होगी और सॉलिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसी तरह पार्शियल प्रेशर का गैस का जो पार्शियल प्रेशर जो गैस का होता है किसी को होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब कि किसी लिक्विड में उस गैस का कितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन है उसका प्रेशर उतना ज़्यादा क्या होगा, अधिक। और ये बात अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो समझ रहे होंगे। भाई सिंपल सी बात है कि भाई मानिए इस क्लास में अगर लड़के ज़्यादा हैं तो लड़की ज़्यादा भारी होंगे, भारी पड़ेंगे, और अगर लड़के हैं तो लड़के ज़्यादा भारी पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, मतलब किसी लिक्विड में जिस गैस का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका आधिपत्य यहाँ पर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चलो यहाँ तक यहाँ जाए, यहाँ तक सबको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एक चीज़ और नोट करेंगे यहाँ पे। चलिए अगर हम चलिए कुछ पढ़ते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखाया है आपको कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्ट प्रेशर होता है किसकी, बीटा गैस इन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम पी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे पी लिख रहे हैं, और इसको हम बता के यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, KH, और क्या लिख रहे हैं, इनटू जीटा गैस इन। आपको पता है कि जब कभी ऑप्शन को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ जब भी हमें ये साइन को हटाना होता है हम क्या यूज़ करते हैं, फिर ऑप्शन को आप यूज़ करते हैं, और इसको बोलते हैं बच्चों हेनरी कांस्टेंट। हो गया, ठीक है। पर बाकी पता है ये पार्शियल प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिक्विड है, बाकी सब पता होगा। यूनिट की केएच की जो यूनिट होती है वो बार में भी होती है, एटीएम में भी होती है, और एमएम ऑफ एचयूनिट होती है, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है। केएच एटीएम में भी हो सकता है, बार में भी हो सकता है, और एमएम ऑफ एचयूनिट भी हो सकता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नहीं, ये सब कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है। चलो अब देखिए, अब जैसे देखिए इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है आइए उसकी बात करते हैं। जैसे देखिए एक मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। हमने क्या बोला है कि सपोज करिए इधर क्या है, जीटा गैस है, और इधर क्या है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अगर मैं पूछूं इन ग्राफ कैसे बनेगा, तो इन ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि जैसे जैसे बीटा गैस बढ़ेगा इस प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ेगा, तो दोनों प्रेशर क्या है, डायरेक्ट, ठीक है। अब मैं मैथ पढ़ा होगा सबको स्लोप में आना, स्लोप क्या होता है बताइए, क्या होता है, स्लोप tan थीटा होता है, ठीक है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। सपोज चलिए यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ पे थीटा डिग्री बन रही है, यहाँ से क्या बन रहा है, थीटा डिग्री, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, tan थीटा इक्वल कर जाएगा P अपॉन बीटा गैस, इसी क्या क्वेश्चन है, क्लियर है, इसको लिख लीजिए। देखिए केएच की वैल्यू आपको इस वजह से नहीं बताई क्योंकि केएच की जो वैल्यू होती है वो डिफर करती है, ठीक है। तो लिख लीजिए केएच फॉर डिफरेंट गैसेस इन वाटर एट
KH फॉर, मैं अब KH की वैल्यू बता रहा हूँ, KH फॉर different gases in water at 20 Celsius is मैं डाटा दे रहा हूँ, इसको याद नहीं करना है, बस अगर आपको मन होगा तो आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाइए। KH फॉर डिफरेंट गैसेस इन वाटर एट 20, मतलब कि अगर पानी में, अगर आप पानी में जिसका तापमान कितना है 20 सेल्सियस तक पानी, अगर आप डिफरेंट गैसेस को बोलते हैं तो उसका KH वैल्यू कितना होगा, ये लिखना जा रहा हूँ। लिख लीजिए, इधर लिखिए KH, यहाँ पे KH बार है और इधर लिखिए गैसेस। इसका KH होता है बच्चों, लिखिए गैस में हीलियम, हीलियम का बच्चों KH होता है 140 और ये गैस और ये पानी में इनसॉल्युबल होता है, इसलिए KH बहुत हाई है। KH जितना हाई है तो मतलब उतना ज़्यादा क्या है, इनसॉल्युबल है। दूसरा गैस है बच्चों H2, जो आप सिलेबस में वही पढ़ा हूँ, इसका बच्चों KH होता है 75, ये सॉल्युबल है, बहुत ज़्यादा नहीं, ये सॉल्युबल है। और अगला है बच्चों O2, ये बच्चों हाईली सॉल्युबल है, ये क्या है, हाईली सॉल्युबल है, और इसका KH कितना है बच्चों 35। देखिए अब इससे क्या निकल के आता है ये समझते हैं बच्चों। ये जो टेबल देखना है, इससे 3 चीज़ें निकल के आएंगे। KH जितना अधिक होगा उसका मतलब जीटा गैस उतना ही कम होगा, ठीक है, उसका मतलब सॉल्युबिलिटी उतना ही कम होगा। KH जितना अधिक होगा मतलब मोल फ्रैक्शन उतना ही कम है, और मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट फ्रैक्शन होता है, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ये भी और एक ये नोट कर लीजिए, और एक और टेम्परेचर केस में अलग से नोट कर लीजिए। बस कुछ नहीं करना है, बस टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, मतलब टेम्परेचर जितना अधिक होगा KH उतना ही अधिक होगा, KH उतना ही अधिक होगा तो जीटा गैस उतना ही कम होगा और सॉल्युबिलिटी उतना ही कम होगी। इसको लिखिए, फिर मैं एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, जैसे गर्मी आ रही है तो आपने सुने होंगे कि गर्मियों में मछलियाँ मरने लगती हैं, गर्मी में मछलियाँ क्या होती हैं, मरने लगती हैं। आप देखोगे सुने होंगे कि राजस्थान में इतनी मछलियाँ मर गई गर्मी की वजह से। ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न है। देखिए तापमान बढ़ाएंगे तो KH क्या होगा, बढ़ेगा, KH बढ़ेगा मतलब मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। यानी कि अगर पानी को बाहर आप रख दीजिए तो उसमें जो खुला हुआ ऑक्सीजन है वो क्या होने लगेगा, कम लगेगा, इसलिए मछलियाँ क्या होती हैं, समझ में आया। इसीलिए गर्मियों में जो मछलियाँ जो ताल में क्या होती हैं, क्योंकि तापमान बढ़ने से ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। देखिए अभी जब हम क्या देखे, हम पढ़े थे कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, क्या उल्टा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है। देखिए ये गैस का क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आते हैं।
देखिए क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व करें अभ्यास करिए। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों केस फॉर CO2 at 298 Kelvin 1.67 Pascal calculate mass of CO2 dissolved in 500 ml soda at 2.5 radian CO2 pressure at 298 Kelvin। बताइए यानी कि आपको केस दिया हुआ है CO2 का कितने फेज का, आपको ये बताना है कि क्या कहते हैं 500 ml सोडा में 2.5 ATM पर 298 केल्विन पर कितना CO2 जुड़ जाएगा। लग जाएगा। चलिए मैं आपको हिंट दे दूँ फिर आपको मुझे लगाने की। देखिए आपको क्या पता है, आपको एक फॉर्मूला पता है, क्या आपको पता है पी क्या था, KH इंटू जीटा गैस, ये पता था, ये पता है। प्रेशर कितना दिया हुआ है, हाँ ठीक है। देखिए जीटा गैस बताइए, जीटा गैस कैसे निकलेगा ये बताइए, जीटा कैसे निकलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यही इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ये पूछा है, ठीक है। इसमें भी एक चीज दी हुई है, बताइए क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, चलिए देखिए P क्या है, ये देखिए ये एटीएम में है, ये पास्कल में है, तो या तो उसको एटीएम में कन्वर्ट करिए या तो उसको पास्कल में कन्वर्ट करिए। इसको पास्कल में कन्वर्ट करना आसान है, तो इसको क्या करेंगे, पास्कल में कैसे होता है 1.01 × 10⁵ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पास्कल। KH क्या होता है बच्चों, KH क्या दिया हुआ है, और बच्चों जीटा क्या होगा, जीटा क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल, ठीक है। इसको क्या करिए आप, रीअरेंज कर दीजिए, तो क्या होगा बच्चों, इसको यहाँ ले सीखिए, तो n CO2 अपॉन n टोटल इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1.5 अपॉन 1.67 × 8, ठीक है। अब बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना दिया हुआ बताएं क्या आपको, मोल्स कैसे निकलेगा, मास अपॉन टोटल नंबर, और n टोटल का मतलब क्या है बच्चों, इसको लिख लीजिए। चलिए ये बात क्लियर हो गया आपको, ठीक है। चलिए मैं इधर बिठा दे रहा हूँ, मैं बस लिख के दे रहा हूँ, बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। क्या पूछा है, NCO2, तो NCO2 क्या हो गया, मास अपॉन मोल मास, मास ये निकालना है आपको, तो क्या हो गया, मास का मान लीजिए x, मोल मास कितना होगा CO2 का 42 अपॉन टोटल का मतलब होगा बच्चों, n टोटल का मतलब क्या होगा बच्चों, किसमें बोला गया है, CO2 किसमें बोला गया है, सोडा, और सोडा है क्या, पानी है, सोडा क्या है, पानी। भाई पानी में CO2 डालेंगे वही सोडा होगा, क्या सोडा होगा, सोडा क्या है, पानी में CO2 है। तो n टोटल मतलब हो गया बच्चों NCO2 अपॉन NCO2 प्लस NH2, ठीक है। NCO2 क्या हो गया x144, ठीक है। इसका मास कितना दिया है पानी का 500, और मोल मास कितना होता है पानी का 18 इज इक्वल टू 2.5 और 0.5 अपॉन 1.67 किसी को सॉल्व करिएगा आपका आंसर है। एक बार देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए। सोडा का मतलब क्या होता है, सोडा का मतलब होता है पानी में कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार देखिए, एनालाइज करिए, कंफ्यूजन पूछ लीजिए।
हो गया? यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नंबर को सॉल्व करें। सेक्शन नंबर की IIT मेंस का नंबर है, तो राइट ऑन नोट कर लीजिए। ये IIT मेंस का नंबर है, IIT में पूछा होगा। इसका आंसर वो मैच कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा बच्चों 1.7 ग्राम। इसको मैच कर लीजिए। ठीक है। अब बच्चों देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये तो ml में था लेकिन यहाँ तो ग्राम में लिखे होंगे क्योंकि मास अपॉन मोल मास लिखे हैं, तो याद रखिए बच्चों यहाँ पे देखिए अगर कहीं पर ये जस्टिफाई ना किया हो, ठीक है, तो उसको इसलिए IIT में ऐसा क्वेश्चन है, कहीं पर कहीं जस्टिफाई ना किया हो ml ग्राम बदलने को, तो आप मान लीजिएगा कि डेंसिटी उसकी 1 ग्राम पर ml मान ली गई होगी। इससे क्या हुआ? डेंसिटी कितना होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना था? 500। डेंसिटी कितनी थी? 1। तो मास कितना हो गया? 500। क्लियर है? इसलिए IIT में इसका अगर कहीं पर डेंसिटी के बारे में गणना किया हो तो आप डेंसिटी को 1 ग्राम पर ml मान के चलें। यहाँ तक क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको चलिए अब देखिए रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ हेनरी लॉ। रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ हेनरी लॉ। रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ, आप अपने रियल लाइफ में कई जगह ऐसे हैं कि जहाँ पर आप हेनरी लॉ को होता हुआ देखते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है? सोडा बोतल फ्रीजर। सोडा बोतल, जब आप सोडा बोतल खोलते होंगे तो वो क्या होता होगा? उसमें से बुलबुला निकलता होगा। वो भी क्या है आपका? हेनरी लॉ का। कैसे है? आप क्या है? सोडा क्या है? सोडा में CO2 बोला गया है, तो जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं जो CO2 जो एक्सेस होता है वो क्या होता है? बबल के रूप में ऊपर निकलता है, बाहर निकलता है। ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड मैंने अभी आपको बताया था, कौन सा बताइए? एक लिखिए एनोक्सिया डिसीज। एक लिखिए एनोक्सिया डिसीज। एनोक्सिया डिसीज ये होता है। एक लिखिए एनोक्सिया डिसीज। इसमें होता क्या? देखिए मेंटल कंफ्यूजन एंड टायर्डनेस। मेंटल कंफ्यूजन एंड टायर्डनेस। मेंटल कंफ्यूजन एंड टायर्डनेस। मेंटल कंफ्यूजन एंड टायर्डनेस। ठीक है। तो देखिए बच्चों मैं समझा दूँ ये होता क्या है। होता क्या है बच्चों कि जब आप पहाड़ों पर ऊपर जाते हैं तो इंसान को लगता है कंफ्यूजन होने लगा, ऑक्सीजन मास्क को नहीं लगाया है, उसको लगेगा पहली बात तो थकावट नहीं होगी और उसको लगेगा दिशा कम होगी। हाई एल्टीट्यूड देखिए होता क्या है। जब हाई एल्टीट्यूड जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है हाई एल्टीट्यूड में? हाई एल्टीट्यूड में जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? कम होता है। हवा क्लियर कम होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम होता है। देखिए जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, जब आप हाई एल्टीट्यूड जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। प्रेशर क्या होगा? कम हुआ। प्रेशर कम होगा तो बच्चों क्या होगा? प्रेशर कम होगा तो बच्चों क्या होगा? जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड है वो कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड क्या होगी? क्यों? अभी मैंने बताया है आपको कि प्रेशर जो होता है वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस के टर्म में। ऑक्सीजन आपके ब्लड में क्या मिला हुआ है? ऑक्सीजन। ऊपर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। प्रेशर कम होगा तो आपकी जो ब्लड में जो ऑक्सीजन खुला हुआ है उसकी भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी और आपको लगेगा मेंटल कंफ्यूजन होने या भारीपन लगने। क्लियर हुआ? ये भी रियल लाइफ एग्जांपल है। इसे क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में? एनोक्सिया डिसीज। क्लियर है? अगला किसी डीप सी डायरेक्ट्स। डीप सी डायरेक्ट्स। डीप सी डायरेक्ट्स। डाइवर्स समझते क्या होता है? क्या मतलब होता है डाइवर्स का? गोताखोर होता है क्या बच्चों? देखेंगे आप गोताखोर क्या होते हैं कि जब नीचे जाते हैं
तो जब नीचे जाते हैं गोताखोर तो क्या होता है कि बच्चों जैसे वो सिलेंडर गिर जाते हैं, लेकिन अगर आप केवल ऑक्सीजन सिलेंडर भर रहिए तो क्या होगा, वो सांस नहीं ले पाएंगे। तो बता सकता है ऐसा क्यों होता है? सारे गैस किया जाता है। देखिए अब देखिए हीलियम मिलाने का दो पर्पज होता है। देखिए जो चीज़ ऊपर जाने पर होती है उसी का उल्टा नीचे जाने पर होती है। होता क्या है बच्चों, जब आप नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। नीचे होने में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। सॉलिडिटी क्या होगी, यानी कि सॉलिडिटी ऑफ O2 इन ब्लड क्या होगी, बढ़ेगा। इससे भी दिक्कत है बच्चों। अगर आपके गैस, अगर आप उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन घुलने लगे तो भी आपको दिक्कत लगेगी। हीलियम क्या करता है, इसी जो सॉलिडिटी क्या करता है, रेड्यूस करता है। ठीक है, यही जो आपका ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन घुल रहा है हीलियम को क्या करता है, रेड्यूस करता है और ऑक्सीजन के लेवल को कम का जो वो इसका जो लेवल है वो मेंटेन करता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक क्लियर सबको? चलिए अगला टॉपिक लिखिए। देखिए मुझे लगता है मेरे हिसाब से, देखिए ऐसे टॉपिक है कि आपके क्या है, किस पर हो गया, हाँ बच्चों एक अगला टॉपिक लिखिए, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास लिखिए। क्या लिखेंगे बच्चों, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसमें लिखेंगे बच्चों पहला केस फर्स्ट डिसोसिएशन, या ऐसे लिखिए केस फर्स्ट लिखिए एसोसिएशन। क्या लिखेंगे बच्चों, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या लिखेंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब इसका क्या है बच्चों, देखिए समझिएगा, इसमें केस फर्स्ट है बच्चों एसोसिएशन। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट क्या है, एसोसिएशन। देखिए बच्चों, अगर आप 2 CH3COH लेके चले हैं, अभी आपको हम कई बार ये चीज़ें बता चुके हैं कि ये जो COH होगा आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसको डाइमर बोलते हैं। देखिए जब अगर आप 2 CH3COH लेके चले तो यहाँ पे क्या हो गया, CH3 अगर आप 2 CH3COH मॉलिक्यूल लेके चलिए, इसको केस फर्स्ट में डालेगा। केस फर्स्ट क्या है, ये डिसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन। अगर बच्चों अगर आप 2 H2 का मॉलिक्यूल लेके चले तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर एक डायमंड बनाता है। डायमंड मतलब 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे पर्याप्त बना लीजिए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएगा, बनाइए। हो गया, देखिए अब बच्चों क्या है कि यहाँ पे इसका वेट कितना था CH3COH का, 60 जोड़िएगा 60। ठीक है, मोलर मास की बात कर रहा हूँ, ये बस 2 से मल्टीप्लाई मत करिए, मोलर मास की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे CH3COH का मोलर मास कितना था, 60। देखिए 16 16 32 32 12 44 से 45 और 45 और क्या हो गया, 47 57 दिन 60 हो गया। यहाँ पे बच्चों 2 है तो यहाँ इसका मास कितना हो गया, 120 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 120 हो गया, समझेंगे बच्चों। यहाँ पे कितना हो गया, 20। अब यहाँ पे बच्चों क्या निकालेंगे, आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, आई। देखिए यहाँ पे आई का मतलब होता है बच्चों, लिख लीजिए, आई मतलब होता है यहाँ पे नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास कितना है बच्चों, 60। एबनॉर्मल कितना है, 120, यानी कि आई बाई कितनी हो गई, 1/2।
अब देखिए बच्चों, ये केवल आई के टर्म नहीं है। अगर आप आई का यूज नहीं करते हैं तो इसका भी वैल्यू 120 आएगा, इसका भी वैल्यू 120 आएगा, क्योंकि इसका असल में इस पूरे का मास अगर दो मिला के तो कितना होगा 120। ये हम बात केवल आई के टर्म में कर रहे हैं, ये बात अपने मन में ध्यान रखिएगा, ये हम आई के टर्म में बात करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अगला लें। वो क्या ये देखिए पहले हो गया। चलिए अब देखिए केस 2 डिसोसिएशन। केस फर्स्ट क्या था एसोसिएशन, अब देखिए केस 2 डिसोसिएशन। देखिए अब सपोज करिए अगर हम केस 2 क्या है डिसोसिएशन। अगर बच्चों हम NaCl लेके चले तो ये क्या होगा Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा फल करेगा। इसका वेट होता है बच्चों 58.5 का कैपिटल देगा, इसका होता है बच्चों 9.5, इसका कितना होता है 25। अब क्योंकि यहाँ से क्या हुआ ये क्लियर है, ठीक है। देखिए हम जो भी बात कर रहे हैं वो आई के टर्म में बात कर रहे हैं। अब आई क्या होता है बच्चों नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। नॉर्मल कितना है बच्चों बताइए यहाँ पे नॉर्मल, ये हो गया। अब देखिए बच्चों होना क्या चाहिए था कि दोनों 58 ये हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है, अब दो अलग डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। हम अगर किसी एक को लेके चले जैसे इसको लेके चले तो इसका वेट कितना है 29.5, यानी कि यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ रही है क्लियर हुआ। तो यानी कि ये भी क्या है एक तरह से एबनॉर्मल मोलर मास, क्लियर हुआ। देखिए इन दोनों को लेके नहीं चल रहा है, हम किसी एक की बात कर सकते हैं। हम एक साथ ये दोनों अलग अलग एंटिटी है, ये दोनों अलग अलग एंटिटी है, इसलिए दोनों के साथ हम दोनों से किसी एक को लेकर चल सकते हैं। तो देखिए बच्चों मेरे कहने का मतलब क्या है बच्चों, देखिए कुछ है नहीं ये बस ये आपको समझा रहा है यहाँ पे कि अगर आप आई के टर्म्स में बात करेंगे तो जो मोलर मास होता है क्या होता है एबनॉर्मल। अगर आप नॉर्मल बात करते हैं तो ये बराबर था, ये भी 58.5 है, इनमें जोड़ेंगे तो भी 58.5 करीब में आएगा, क्लियर है। मतलब कह सकते हैं मैं बच्चों कि अगर आप आई के टर्म में बात करेंगे तो डिसोसिएशन सिचुएशन में जो मास आता है वो एबनॉर्मल। अगर इसको हमें हटा दूं तो ये इसके बराबर है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये और देखिए ये क्यों हो रहा है, देखिए इसका मतलब था ये क्यों किया जा रहा है, ये किया जा रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, जो कि मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाया वीडियो से पढ़ाऊँ, वीडियो से देख सकते हैं आप। ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए मैंने आपको अभी तक दो तरीके बताए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई निकालने का। पहला तरीका बताया था कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और आफ्टर। पहला बताया था, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका मैंने क्या बताया था बच्चों ऑब्जर्व कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टी। इसमें आप लोग नहीं बनेंगे, आप नहीं होगी, बाकी लोग थे और शायद हो सकता है मेरी वीडियोस है, वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है। और दो निकल क्या तरीका, एक और तरीका आपको मिल गया, ये क्या मिल गया नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। तो तीन तरीके क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर और बिफोर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। दूसरा क्या हो गया ऑब्जर्व कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टी। और तीसरा तरीका क्या हो गया बच्चों नॉर्मल एटॉमिक मास या नॉर्मल मोलर मास अपॉन एटॉमिक मास, या इसी को ऑब्जर्व मोलर मास कहते हैं, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे आपका सॉल्यूशन चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, पूरा वीडियो खत्म होता है, बाकी पढ़ाई करते हैं बस।